अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की घोषणा कर दी और शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। लेकिन जिस रामगोपाल यादव से शिवपाल दूरी बनाकर रखते थे, वही रामगोपाल यादव पार्टी के प्रमुख महासचिव के पद पर बने रहेंगे। मतलब कि पार्टी में रामगोपाल शिवपाल के बॉस होंगे। इतना ही नहीं, महासचिवों की लिस्ट में शिवपाल का नंबर 5वां है। मतलब 4 और सीनियर शिवपाल के होंगे। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि मैनपुरी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले शिवपाल यादव को जल्द ही पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि पार्टी में शिवपाल को जो जिम्मेदारी दी गई है, उससे उनके समर्थक खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि शिवपाल को उन लोगों के बराबर जिम्मेदारी मिली है जो विधानसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी में शामिल हुए थे। एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और उन्हें नेताजी का डेप्यूटी कहा जाता था। लेकिन पार्टी की कमान अखिलेश के हाथों में जाने के बाद शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली। दोनों के बीच रिश्ते काफी लंबे समय से खराब चल रहे हैं और कई बार वे सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इसके चलते शिवपाल ने अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव के दौरान शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में वापस लौट आए और इसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद देने का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन 14 महासचिवों की लिस्ट में उनका नाम 5वें नंबर पर है। इससे उनके समर्थक भी हैरान हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी में वापस लौटे एक नेता ने कहा कि पीएसपी लोहिया के कार्यकर्ताओं के लिए ये काफी चौंकाने वाली बात है कि वे केवल 14 महासचिवों में से एक हैं और उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दल बदलू नेताओं के स्तर पर रखा गया है। पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि शिवपाल के बेटे आदित्य पीएसपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने परिवार को फिर से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे मैनपुरी उपचुनाव के पूरे प्रचार के दौरान डिंपल यादव के साथ थे। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई, जबकि यादव परिवार के अन्य सदस्यों धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और अक्षय यादव को टीम का सदस्य बनाया गया। पार्टी ने जो 14 महासचिव बनाए हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज और भाजपा सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। ये सभी नेता हाल ही में पार्टी में आए हैं। तेजस्वी यादव को 2025 की पुड़िया थमाकर नीतीश कुमार ने अपनी गद्दी तब तक के लिए सुरक्षित मान ली, लेकिन आरजेडी को ये मंजूर नहीं। आरजेडी तत्काल नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना चाहती है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के नेता उदय नारायण चौधरी के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि अभी की जो तेजस्वी की स्थिति है, उसके अनुसार वो पूर्ण सरकार में नहीं, लंगड़ी सरकार में है, गठबंधन वाली सरकार में है। वह जिस दिन सरकार की मेन कुर्सी पर बैठेंगे तो उनकी कही बात को पूरा किया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव मैन ऑफ वर्ड हैं। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के नेता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि उदय नारायण चौधरी के आरजेडी के जरिए एक बार फिर से नीतीश कुमार को हैसियत बताई जा सकती है। बीजेपी का कहना है कि आज उदय नारायण चौधरी भी जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की लाइन में खड़े हो गए हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के बयान के बाद जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी इस मौके को भुनाने की फिराक में लगी हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उदय नारायण चौधरी का ये बयान उन्हें हैसियत बताने वाला है। उनकी हैसियत अब अकेले खड़े रहने की भी नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का ये कहना है, अब नीतीश कुमार बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के खड़े रहने लायक नहीं बचे हैं। इस बात को आरजेडी समझ चुकी है, इसलिए आरजेडी की तरफ से ये बयान दिया गया। जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात का प्रमाण उदय नारायण चौधरी के बयान से भी नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड कमजोर हुई है, जिसका नतीजा है कि विपक्ष को लगातार उनके ऊपर हमला करने का मौका मिल रहा है। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी भी जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिवानंद तिवारी की राह पर चल पड़े हैं। जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के बाद इन तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव को सौंपने की नसीहत दी है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई संसदीय सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान की जीत हुई थी।
लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी उदय नारायण चौधरी लगातार जमुई जिले का दौरा करते रहते हैं, जहां अपने समर्थकों के साथ बैठक भी करते हैं। उदय नारायण चौधरी ने जदयू को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर देश में सियासत तो जारी है, लेकिन अब इसका ब्रिटेन में भी विरोध शुरू हो गया है। प्रवासी भारतीयों ने लंदन में स्थित बीबीसी मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। बीबीसी मुख्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन में लोगों ने प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन में भी बैन किए जाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बॉयकॉट बीबीसी, ब्रिटिश बायस कॉर्पोरेशन और स्टॉप द हिंदूफोबिक नैरेटिव, बीबीसी शर्म करो, भारत माता की जय जैसे नारे वाली तख्तियां लहराते दिखे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा लहराते हुए बीबीसी के विरोध में नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मीडिया से बात की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मीडिया संस्थान की डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर झूठ फैलाया गया। डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने अपने इंटरव्यू को काट दिया और वही दिखाया जो उनके एजेंडे के अनुकूल था। उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी ने हिंदुओं मुसलमानों के बीच हिंसा भड़काने के लिए एक झूठी कहानी फैलाई है। हमारे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले ये कौन होते हैं? मैं बीबीसी का बहिष्कार कर रही हूँ। वे अब इसे क्यों दिखा रहे हैं? 2024 में मोदी को रोकने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर से जीतेंगे। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन दंगों की जांच में 10 साल लगाए। मोदी को सभी मामलों में बरी किया गया, फिर भी बीबीसी इसके बारे में बात करता रहता है। बीबीसी को दूसरे देश के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। बीबीसी यूके में ग्रूमिंग गिरोहों की जांच क्यों नहीं कराता? क्या बीबीसी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बदहाली पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है? बीबीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीबीसी ने गोधरा ट्रेन में मारे गए हिंदुओं के एक भी परिवार का इंटरव्यू नहीं लिया। उसका एजेंडा इस्लाम समर्थक और भारत विरोधी है। वे दूसरे पक्ष को नहीं दिखाता। बीबीसी मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए एक एजेंडा चलाता है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से एक तरफा है, दोनों पक्षों को नहीं दिखाया गया। बीबीसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि दंगे क्यों शुरू हुए, पुरुषों, महिलाओं और छोटे बच्चों से भरी एक ट्रेन कैसे जल गई, मरने वाले 300 से 400 हिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, मारे गए 200 पुलिस अधिकारियों पर कोई उल्लेख नहीं है। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने गुजरात दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश की। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी दिखाने की भी कोशिश की गई। 2 पार्ट में बनाई गई बीबीसी की सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियां, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक्स हटाए जा रहे हैं। 2016 में नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वे गए। अब फिर नीतीश कुमार ने अपने उसी डायलॉग को दोहराया तो बीजेपी ने पलट कर कह डाला कि हम तीसरी बार ये डायलॉग बोलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी जान चली जाए कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं। नीतीश कुमार ने ये बात तब कही जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने साफ तौर पर कह डाला कि पीएम मोदी का अपमान करने वाले नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार 2 बार ये डायलॉग बोल चुके हैं, वादा करते हैं कि तीसरी बार वो ऐसा नहीं बोल पाएंगे। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच जुबानी हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी कार्य समिति की दरभंगा में हुई 2 दिवसीय बैठक में पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। बीजेपी नेतृत्व ने साफ किया कि अब नीतीश कुमार के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ अब नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये वादा रहा कि नीतीश कुमार आगे इस तरह की बात कहने लायक नहीं बचेंगे। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2016 में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब 7 साल बाद नीतीश कुमार फिर वही कह रहे हैं कि वे मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये पक्का है कि तीसरी बार नीतीश कुमार इस तरह की बात करने लायक ही नहीं रहेंगे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हटाने के लिए लालू प्रसाद यादव को कंधे पर बिठाकर मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने बिहार को जंगल राज में धकेल दिया।
जंगल राज खत्म करने के लिए नीतीश कुमार को कंधे पर बिठाकर बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को ही धोखा देकर उसी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने जिस प्रकार से लालू यादव को अंडा दिया था, उसी प्रकार 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी को भी बिहार की जनता अंडा देकर सम्मानित करेगी। पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर बैन क्या लगा, देश की सेक्युलर लॉबी और पार्टियां बेचैन हो गईं। वे इस बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए न सिर्फ उस याचिका को स्वीकार कर लिया, बल्कि तत्काल सुनवाई के लिए तारीख भी तय कर दी। इसके बाद किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ दायर याचिका को वक्त की बर्बादी बताया। रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि ऐसी याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वक्त बर्बाद किया जाता है। रिजिजू ने कहा कि हजारों आम नागरिक इंतजार कर रहे हैं और न्याय के लिए तारीख चाहते हैं। केंद्र के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बैन के खिलाफ एक पीआईएल एडवोकेट एमएल शर्मा ने भी डाली है। शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। केंद्र ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन करने का आदेश दिया था। बैन के फैसले की विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता समेत कई शहरों में प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की गई। रिजिजू ने हाल के दिनों में लगातार न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पिछले हफ्ते कानून मंत्री ने कहा था कि जजेस को जनता की स्क्रूटनी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन लोग उन पर नजर जरूर रखते हैं कि वे किस तरह न्याय कर रहे हैं। उसके आधार पर जनता उनका आकलन करती है। गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में शीर्ष अदालत से डॉक्यूमेंट्री के दोनों भागों की जांच करने और गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शर्मा ने जनहित याचिका के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है। याचिका में दावा किया गया कि डॉक्यूमेंट्री में दर्ज तथ्य हैं जो सबूत भी हैं और पीड़ितों के लिए न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 150 दिनों तक पैदल चले, वो भी इतना कि शेव करने का भी वक्त नहीं मिला। कश्मीर पहुंचे, बर्फबारी का मजा लिया, वोट की खातिर देश की बुनियाद पर बार बार चोट की, आपस में एक दूसरे की पीठ थपथपाई और लौट आए। लेकिन ये सब तामझाम करने से न तो विपक्ष इंप्रेस हुआ और न जनता। मतलब कांग्रेस वहीं की वहीं रही। राहुल गांधी न जाने कहां कहां की धूल फांक आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस ने 21 बड़े दलों के नेताओं को शामिल होने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेताओं के अलावा किसी भी बड़े दल का नेता मंच पर नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी, बीआरएस, जेडीयू, आरजेडी और तमाम कई दलों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया। न तो कोई नेता वहां पहुंचा और न ही कोई पार्टी का नुमाइंदा ही। कांग्रेस की हालत ऐसी रही कि जिसके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं, उन दलों ने भी कोई भाव तक नहीं दिया। ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कांग्रेस के सामने 2024 में सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष को एकजुट रखना है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उधर केसीआर के मंच पर कई दलों के नेता नजर आए थे। करीब 145 दिनों तक चली भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के साथ ही समापन हो गया। इस यात्रा में राहुल गांधी ने करीब 3500 किलोमीटर तक की यात्रा की। पिछले साल सितंबर में कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में समर्थन मिला। केरल में कांग्रेस एलडीएफ के साथ विपक्ष में है। तमिलनाडु में डीएमके नीति स्टालिन सरकार में सहयोगी है। हालांकि इस दौरान कुछ विवाद भी सामने आए, जिस पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस को इस यात्रा में उम्मीद थी कि विपक्ष के बड़े दल उसके साथ आएंगे, लेकिन उसकी उम्मीदों को झटका तब लग गया जब 21 दलों को भेजे गए न्योते में से एक भी दल का नेता शामिल नहीं हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कोई भी दल राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा मानने को तैयार नहीं। तेलंगाना के सीएम केसीआर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि 2024 का चुनाव केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होगा, यानी राहुल गांधी और कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने एक रैली का आयोजन किया था। इस आयोजन में
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस, कुछ अन्य दल मिलकर तीसरे फ्रंट की घोषणा कर सकते हैं। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लालू यादव की पार्टी आरजेडी शामिल हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात तो नकार चुके हैं। नीतीश का कहना है कि कोई ऐसा फ्रंट नहीं बनेगा जिसमें कांग्रेस शामिल न हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया, जिसमें कई विवाद तो हुए ही, साथ ही इस बात का भी पता चल गया कि 3500 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी कुछ सीख नहीं पाए। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी विपक्षी राहुल गांधी को भाव देने को तैयार नहीं हैं। उन्हें पीएम पद का साझा उम्मीदवार बनाना तो दूर की बात है, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ये वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के समापन का श्रीनगर का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पर एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल किया, क्या आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर राज्य के रद्द किए गए 164 कानून और केंद्र के लागू किए गए 800 कानून को पलट देंगे? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस सवाल पर बगले झांकने लगते हैं। आखिर में वे पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश की तरफ देखकर पूछते हैं कि जयराम रमेश इस पर क्या स्टैंड है। जयराम रमेश भी राहुल की कोई मदद नहीं कर पाते और मामले को मोड़ते हुए कहते हैं कि आप जम्मू में इसका जवाब दे चुके हैं। इसके साथ ही जयराम राहुल को बताते हैं कि उनका सवाल से कोई लेना देना नहीं होता। राहुल के इस वीडियो का लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। वे राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए उन पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने राहुल के इस वीडियो पर कमेंट किया, इसको कहते हैं पानी पिला पिला कर मारना। दुनिया को मालूम है कि तेरे पास ज्ञान नहीं। भारत को लेकर इस बंदे के पास बोलने को कुछ नहीं। नेहरू गांधी वाड्रा परिवार का सदस्य है, यही इसकी योग्यता है और कुछ नहीं। अशिक्षित छात्र के हाथ में देश की बागडोर नहीं दी जा सकती। और दूसरे एक यूजर ने लिखा कि आज पता चला कि पिछले कुछ महीनों से ये जो कुछ भी बोल रहा था उसके पीछे रामू काका थे। रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया।